ये रहा, हो गए, हो गए। ठीक है भाई, तो हम लोग डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में हमने बायोलिस्टिक्स देख लिया, माइक्रो इंजेक्शन हमने देख लिए थे। अब बाकी 3 देखने जो अभी इस वाली एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पुराने में थे, तो शॉर्ट में आपको ध्यान में रखना है। तीसरा होता है इलेक्ट्रोपोरेशन। आसान है, इलेक्ट्रोपोरेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके होता क्या है, मेम्ब्रेन में छेद हो जाते हैं और मेम्ब्रेन में छेद होते ही बाहर का डीएनए सेल के अंदर चला जाता है। लिखो फटाफट तीसरा। ऑन किया ना मैंने, 2 पीछे, उधर से ऑन करो पीछे से। इलेक्ट्रोपोरेशन में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड which ठीक है, तो इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड विच क्रिएट्स पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and DNA is taken in. Electric field is applied which creates pores in the plasma membrane and DNA is taken in. ठीक है, ये डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का मेथड था। फिर नेक्स्ट होता है लाइपोसोम्स। अब लाइपोसोम्स में हम क्या करते हैं, डीएनए सीधे तो जा नहीं सकता, तो डीएनए पर क्या होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो हम डीएनए को क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज लिपिड से कोट कर देते हैं। तो डीएनए को आप किससे कवर कर देते हो, लिपिड से कवर कर देते हो। और जैसे ही आप डीएनए को लिपिड से कवर करोगे तो लिपिड और डीएनए कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, लाइपोसोम। और लिपिड के कारण अब वो सेल के अंदर आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा। तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइपोसोम। सेटल हो जाओ आराम से। लाइपोसोम में डीएनए इज कोटेड विथ लिपिड DNA is coated with lipid to form liposomes. DNA is coated with lipids to form liposome, and this liposome can easily diffuse across the plasma membrane. And this liposome can easily diffuse across the plasma membrane. Liposome can easily diffuse across the plasma membrane. आखिरी मेथड होता है केमिकल मेथड। अब देखो केमिकल मेथड में हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का मेन काम कोई बताएगा, क्योंकि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का नाम स्ट्रैटेजीज इन ह्यूमन वो वाला चैप्टर जो है उसमें दे रखा है। जनरली पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का काम होता है 2 सेल्स को फ्यूज करने का। मतलब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल बेसिकली एक फ्यूजन या फ्यूजिंग एजेंट है, 2 सेल्स को फ्यूज करने में मदद करता है। तो मेजर काम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में 2 सेल्स को अगर आपको हाइब्रिडाइज करना है, फ्यूज करना है, तो हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज करते हैं। लेकिन यहां पर भी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज करके आप डीएनए को सेल के अंदर डाल सकते हो। मतलब यह देखा गया है जैसे ही आप पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का ट्रीटमेंट एक सेल को देते हो, सेल बाहर का डीएनए को अंदर ले लेता है, यानी एंडोसाइटोसिस कर लेता है। लेकिन नीट में सवाल अगर आएगा तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मेजर काम उसका क्या होता है,
एज अ फ्यूजिंग एजेंट। तो हाँ, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में काम करता है। तो लिखेंगे पहले तो केमिकल मेथड्स में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल पेग इज यूज्ड, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यानी पेग इज यूज्ड to promote endocytosis of DNA, to promote endocytosis of DNA by a cell, to promote endocytosis of DNA by a cell. अब एक नोट लिख लेंगे इंपॉर्टेंट, वो काम का है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूजिंग एजेंट, polyethylene glycol is the most important fusing agent, is the most important fusing agent used in protoplast fusion या somatic hybridization, used in protoplast fusion और somatic hybridization। और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये अपने पास डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के मेथड्स हो गए। अब हमारे पास हेडिंग डालेंगे पीसीआर, या पीसीआर से पहले अपन यहां पर आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए मतलब अगर मैं आपको कोई भी एक सेल दे दूं, प्लांट सेल दे दूं, एनिमल सेल दे दूं, बैक्टीरियल सेल दे दूं, फंगल सेल दे दूं, और आपको बोला जाए कि उस सेल से आपको डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है, तो क्या करोगे? बहुत आसान है, सबसे पहले सेल वॉल हटाओगे। अब अगर आपको प्लांट सेल वॉल को हटानी है, तोड़नी है, तो सेल्यूलेजेस यूज करेंगे। अगर आपको फंगल सेल वॉल तोड़नी है तो काइटिनेजेस यूज करोगे। बैक्टीरियल सेल वॉल तोड़नी है तो लाइजोजाइम, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, उसको तोड़ने के लिए लाइजोजाइम। एनिमल सेल में सेल वॉल की तोड़ने की जरूरत है ही नहीं। तो आपने सेल वॉल को डिसरप्ट कर दिया। जैसे आपने सेल को तोड़ा, अंदर और भी बायोमोलिक्यूल्स होंगे, आरएनए होंगे, प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। आरएनएजेस के द्वारा आरएनए को तोड़ दिया, प्रोटीएजेस या फिनॉल क्लोरोफॉर्म्स के प्रोटीन्स को हटा दिया। कार्बोहाइड्रेट्स को हटाने के लिए केमिकल यूज करते हैं CTAB, सेटाइल ट्राई अमीनो ब्रोमाइड होता है, वो केमिकल से हम कार्बोहाइड्रेट्स को भी रिमूव कर देते हैं। क्या बचा फाइनली? डीएनए को चिल्ड इथेनॉल से प्रेसिपिटेट करते हैं, और जब आप डीएनए को चिल्ड इथेनॉल से प्रेसिपिटेट करते हो तो उस प्रोसेस को स्पूलिंग कहा जाता है। तो लिख लेंगे आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में स्टेप्स। पहला, डिसरप्शन ऑफ सेल वॉल। सिंपल लिख लेंगे, डिसरप्शन ऑफ सेल वॉल में हमारे पास फंगल सेल वॉल के लिए काइटिनेजेस, प्लांट सेल वॉल के लिए सेल्यूलेजेस, बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए लाइसोजाइम।
वहां तक पहुंचो तो सही, पहुंच गए? आज रिजल्ट आ रहा है। इसकी फुल फॉर्म है सेटाइल ट्राई मिथिलीन अमोनियम ब्रोमाइड। तो आरएनए को हटाने के लिए आरएनएजेस यूज कर ली, प्रोटीन्स को हटाने के लिए प्रोटीएसेस या फिनॉल क्लोरोफॉर्म, कार्बोहाइड्रेट्स को रिमूव करने के लिए सीटीएबी सेटाइल ट्राई मिथाइलिन अमोनियम ब्रोमाइड। लिख लिया यहां तक। और फिर फाइनली तीसरा प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। थर्ड स्टेप precipitation of DNA using chilled ethanol. Precipitation of DNA मैंने कहा कम टेम्परेचर्स पर एक्टिविटी हमेशा बेटर होती है और आसानी से डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पूलिंग। ब्रैकेट में लिख लेंगे द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग। प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए यूजिंग चिल्ड इथेनॉल, और ब्रैकेट में लिख लेंगे द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करने के स्टेप्स थे, आसान थे। अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये टेक्निक किसने डेवलप की है? कैरी मुलिस ने। ठीक है, तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये टेक्निक किसने डेवलप की है? कैरी मुलिस ने। अब पहली चीज, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या मेथड है? एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डीएनए की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, और मात्रा बढ़ाने को क्या कहते हैं? एम्प्लीफिकेशन। तो अगर आपके पास डीएनए का अमाउंट बहुत कम है तो डीएनए के अमाउंट को बढ़ाने के लिए, एम्प्लीफाई करने के लिए, या जीन की बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पीसीआर। तो पीसीआर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम डीएनए की मात्रा को बढ़ा सकते हैं या जीन की बहुत सारी कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। अब डीएनए की मात्रा बढ़ानी है या जीन की कॉपीज बढ़ानी है, करना तो रेप्लिकेशन ही है। डीएनए की मात्रा बढ़ेगी या जीन की कॉपीज बढ़ेगी तो वो कब संभव है? रेप्लिकेशन। तो पीसीआर में बेसिकली हम लोग रेप्लिकेशन ही कर रहे हैं, और क्योंकि पीसीआर में हम लोग रेप्लिकेशन कर रहे हैं लेबोरेटरी में,
इसलिए पीसीआर के प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? इन विट्रो रेप्लिकेशन। पीसीआर को हम क्या कहते हैं? इन विट्रो रेप्लिकेशन कहेंगे। अब देखो इसमें एक सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल का एक पीसीआर करूं, मतलब एक रेप्लिकेशन करूं, तो कितने डीएनए बनेंगे? 2, 2 से 4, 4 से 8। तो इसका मतलब अगर आप एक डीएनए का 10 पीसीआर साइकिल्स करते हो, 10 पीसीआर साइकिल्स करते हो, तो 2 की पावर 10, लगभग 10 की पावर 3 टाइम्स डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हो। अगर आप 20 पीसीआर साइकिल्स करते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली डीएनए को 10 की पावर 6 टाइम्स तक एम्पलीफाई कर सकते हो, मिलियन टाइम्स। और अगर आप 30 पीसीआर साइकिल्स करते हो, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप डीएनए को 10 की पावर 9 मतलब बिलियन टाइम्स तक एम्पलीफाई कर सकते हो। तो ये आपके पास डीएनए को पीसीआर से हम इतने गुना तक एम्पलीफाई कर सकते हैं। लिखेंगे फिर स्टेप्स देखते हैं। ये कैरी मूल्य से KARYMULLIS PCR। इट इज अ मेथड और मैकेनिज्म, it is a method or mechanism to amplify minute amounts to amplify minute amounts of DNA, to amplify minute amounts of DNA or produce multiple copies of a gene, to amplify minute amounts of DNA or produce multiple copies of a gene. Next point, PCR is also called, is also referred to as in vitro replication. इन विट्रो रेप्लिकेशन, आप ये लिख सकते हो ध्यान, मतलब बॉक्स में, कि अगर एक डीएनए का 10 पीसीआर साइकिल्स है तो डीएनए कितना एम्पलीफाई होगा? 10 की पावर 3000 टाइम्स। 20 पीसीआर साइकिल्स करोगे तो 10 की पावर 6 मिलियन टाइम्स, और 30 पीसीआर साइकिल्स करोगे तो आप एक डीएनए को बिलियन टाइम्स तक एम्पलीफाई कर सकते हो। अब कितने स्टेप्स होते हैं पीसीआर में? 3 रेप्लिकेशन के लिए, डीनेचरेशन, अनिलिंग और एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। तो एक मिनट इसको अपन चार्ट के थ्रू बना लेते हैं। मतलब स्टेप्स की बात करें तो हमारे पास ये एक डीएनए ले लिया मैंने, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, ये डीएनए है। मान लेते हैं, मैं कह रहा हूं आपसे कि हम इतने अमाउंट को, ये डीएनए अमाउंट को एम्पलीफाई करना चाहते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डीएनए सेगमेंट टू बी एम्पलीफाइड। इसका आपको पीसीआर करना है। अब इन वीवो रेप्लिकेशन, जब बॉडी के अंदर रेप्लिकेशन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन तोड़ती है? हेलिकेसेस। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए। यहां पर लेबोरेटरी में हम काम कर रहे हैं, तो खर्चा क्यों करें हेलिकेस का? हम डीएनए को हीट कर लेते हैं। 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हीट करते ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। इसे हम डीनेचरेशन कहते हैं। तो हमारे पास पहला स्टेप आ गया
पीसीआर में, जिसे हम कहते हैं डीनेचरेशन, किस टेम्परेचर पर होता है? 90 से 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और डीनेचरेशन का मतलब क्या हो गया आपके पास? ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड। तो अब आपके पास ये जो डीएनए है जिसको आपको एम्पलीफाई करना है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए और वो किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल स्ट्रैंड में। अब आपने ये तो कर लिया, फिर आपको क्या करते हैं? रेप्लिकेशन, नया स्ट्रैंड बनाने के लिए प्राइमर्स चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉलीमरेज पहला न्यूक्लियोटाइड नहीं जोड़ सकती। तो आपको कुछ न्यूक्लियोटाइड्स पहले से जोड़ने पड़ेंगे, उसके आगे आप पॉलीमराइजेशन कर सकते हो। तो अपने बॉडी के अंदर जो प्राइमर्स होते हैं उनकी क्या स्पेशलिटी होती है? वो आरएनए से बने होते हैं। लेकिन लेबोरेटरी में आप सीधे क्या यूज कर सकते हो? डीएनए, सिंथेटिक डीएनए प्राइमर्स बना सकते हो। तो सेकंड केस में हमारे पास यहां पर आता है प्राइमर अनीलिंग। तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, जोड़ने के लिए कम टेम्परेचर, 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आपके पास 2 सेट्स ऑफ डीएनए प्राइमर्स आर एडेड। तो 2 सेट ऑफ डीएनए प्राइमर्स आप जोड़ोगे कैसे? यहां पे ये 5 से 3, 5 से 3, यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां क्यों यूज करोगे आप? मतलब वो अंडरस्टूड है कि ये सेगमेंट, मतलब मैं पूरा भी ले लेता हूँ एनसीईआरटी में, इसको पूरा भी ले लो, मैंने फाइनली ये सेगमेंट ले लिया, हाँ इसको आप काट दो एंडोन्यूक्लियस से, बिल्कुल। यहां पर आपके पास 5 से 3 डैश ये प्राइमर जुड़ा डीएनए, और यहां पर ये 5 से 3 डैश दूसरा डीएनए प्राइमर। तो 2 डीएनए प्राइमर आपने दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पे जोड़ दिए। अब आपको क्या करना रह गया? पॉलीमराइजेशन। तो तीसरा और आखिरी स्टेप आपके पास क्या आ जाता है? एक्सटेंशन, या जिसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। किस टेम्परेचर पर होगा? 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसमें हम क्या यूज करेंगे? डीएनटीपीज चाहिए हमको, डीएनटीपीज और डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का को फैक्टर याद करो, मैग्नीशियम। तो डीएनए पॉलीमरेजेस और डीएनटीपीज यूज करके आप एक्सटेंशन करोगे। यहां पे जगह नहीं, तो ये आपके पास एक रेप्लिकेशन के बाद ये 2 डीएनए सेगमेंट्स आपके पास बन जाएंगे। हाँ अभी एक सेकेंड ना, उस पर मैं आ रहा हूं। ये 3 स्टेप्स आपके पास पीसीआर के हैं: डीनेचरेशन, प्राइमर अनीलिंग, एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। जब पीसीआर डिस्कवर हुआ था तो ऐसे ही किया जाता था। एक मशीन जैसा दिखता है वो, उसके ऊपर लिड होती है, लिड आप खोलते हो, उसके अंदर छोटे छोटे ग्लास के क्यूवेट्स होते हैं। क्यूवेट मतलब बेसिकली कप्स हैं, वेल्स या कप्स हैं। उसमें आप क्या करते हो? डीएनए सैंपल को डालते हो, बंद करते हो, डिजिटली होता है, आप टेम्परेचर सेट करते हो 90 से 92 डिग्री सेंटीग्रेड। डीएनए क्या हो जाता है? डीनेचर। उसको खोलते हो, उसमें प्राइमर डालते हो, डीएनए पॉलीमरेज डालते हो, डीएनटीपीस डालते हो, बंद कर देते हो, रेप्लिकेशन हो जाता है। अब अगले रेप्लिकेशन में आपको डीएनए को फिर डीनेचर करना है। जब आप अगले बार में डीएनए को वापस डीनेचर करोगे तो उस टेम्परेचर पर नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज भी खराब हो जाएगी। 90 से 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेजेस भी खराब हो जाती है। तो आपको क्या करना पड़ता था? हर रेप्लिकेशन में रुकना पड़ता था, लिड को खोलकर पुरानी एंजाइम को हटाकर फ्रेश एंजाइम डालनी पड़ती थी। हर पीसीआर में आपको एक फ्रेश एंजाइम बार बार डालनी पड़ती थी, क्योंकि डीनेचरेशन वाले टेम्परेचर पर वो एंजाइम खराब हो जाती थी। तो उससे हटने के लिए, उससे
कॉम्पनसेट करने के लिए फिर हमने देखा कि यार एक ऐसी एंजाइम यूज की जाए जो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल हो, मतलब एक थर्मोस्टेबल एंजाइम दी जाए। थर्मोस्टेबल एंजाइम कहां से मिलेगी? आर्की बैक्टीरिया से, क्योंकि वो तो 100-120 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाए जाते हैं। तो फिर हमको कौन सी एंजाइम मिली पीसीआर के लिए? स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए को रेप्लिकेट कर रही है, तो टैक पॉलीमरेज। और ये किस बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया से प्राप्त हुई है? थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त हुई है। और इसकी खासियत क्या है कि ये हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहती है। तो इस एंजाइम को आप एक बार पीसीआर में डाल दो, फिर आपको 10 साइकिल करनी है, 20 साइकिल करनी है, 30 साइकिल करनी है, 40 साइकिल करनी है, ये एंजाइम लगातार यूज होती रहती है। तो हम किस तरह की स्पेशल पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं? टैक पॉलीमरेज। ये बना लो पहले सेल्फ, उसमें कुछ। हाँ, जीन कहां जोड़ा? ये डीएनए जीन ही तो है, इसकी मात्रा को बढ़ा दिया आपने। जोड़ थोड़ी रहे हो आप, एम्पलीफाई कर, आप कॉपी बना रहे हो सीधा। अब आपको ये कोई क्लोनिंग वेक्टर वेक्टर की जरूरत नहीं है इसमें। ये डीएनए पॉलीमरेज के बाद ब्रैकेट में मैग्नीशियम है, को फैक्टर मैग्नीशियम। तीनों में टेम्परेचर याद रखने हैं। डीनेचरेशन किस टेम्परेचर पर हो रहा है? प्राइमरी हीलिंग और एक्सटेंशन।
डन। अब तो लिख लिया? नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें पॉइंट फिर नेक्स्ट। द स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज the special DNA polymerase used in PCR is called Taq polymerase. Special DNA polymerase used in PCR is called Taq polymerase. It is a thermostable enzyme. It is a thermostable enzyme obtained from an archaebacteria called. It is a thermostable enzyme obtained from an archaebacteria called Thermus aquaticus. Archaebacteria called Thermus aquaticus. ठीक है। अच्छा, अब पीसीआर का एक वेरिएंट होता है जो आपने कोविड के केस में बहुत सुना होगा, आरटीपीसीआर। ये हर जगह आरटीपीसीआर आरटीपीसीआर। अब वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो उनके आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है। तो आरटीपीसीआर इज नथिंग बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। आरएनए होता है, आरएनए को पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको एम्प्लीफाई किया जाता है। तो अब लिख लो, आरटीपीसीआर में आरटी का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरटी, तो ठीक है, आरटीपीसीआर लिख लेंगे। इट इज यूज्ड for RNA viruses. It is used for RNA viruses in which their RNA is converted into DNA and then amplified. RT-PCR is used for RNA viruses in which their RNA is converted into DNA. Their RNA is converted into DNA and then amplified. And then amplified. फिर सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर, मतलब पीसीआर का महत्व कहाँ है। अब देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर नेक्स्ट वाले चैप्टर में दे रखा है एप्लीकेशन में, बट हम यही देख लेंगे। पीसीआर के सिग्निफिकेंस किस में होता है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में।
तो पीसीआर मेनली कहां यूज होता है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, मतलब बीमारी को जल्दी पता करने में, मतलब सिम्टम्स आने से पहले, पैथोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने से पहले अगर आपको जल्दी डायग्नोस करना है तो पीसीआर। और दो ऐसी बीमारियां हैं जिनको जल्दी डायग्नोस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, एक तो कैंसर और एक एचआईवी इंफेक्शन। तो एचआईवी सस्पेक्टेड पेशेंट्स और कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट्स में अर्ली डायग्नोसिस के लिए पीसीआर का यूज करते हैं। एलाइजा से होता है? नहीं, एलाइजा इज ऑल्सो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। एलाइजा टेक्निक देखो, पीसीआर तो आप किसी के लिए भी कर सकते हो, एलाइजा में रेस्ट्रिक्शंस हैं कि हर बीमारी का एलाइजा, जैसे कैंसर में एलाइजा कैसे ही कर लोगे, हाँ, तो एलाइजा का रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन आजकल तो हर हॉस्पिटल में पीसीआर होता है। आजकल सबसे बेटर, सबसे बेस्ट टेक्निक ही डायग्नोस करने की क्या है? पीसीआर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बीमारी डायग्नोस थोड़ी होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखो, क्राइम फॉरेंसिक्स में आप यूज कर सकते हो, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में बाप पता करने के लिए बच्चे का, तब यूज कर सकते हैं, एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। बीमारियों का पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थोड़ी। हां, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सेंसिटिविटी बढ़ाता कौन है? गुड, पीसीआर, क्योंकि बहुत कम डीएनए है, इतना कम डीएनए कि उसका फिंगरप्रिंट मिल ही नहीं सकता आपको, तो आप उसको पीसीआर से एम्पलीफाई करोगे और फिर ये लिखेंगे अपन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सेंसिटिविटी बढ़ाने में पीसीआर यूज करते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीआर में, यूज्ड इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, दैट इज used in molecular diagnosis, that is early detection in cancer suspected patients or HIV suspected patients. Early detection in HIV suspected patients and cancer suspected patients. HIV सस्पेक्टेड पेशेंट एंड कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट। अब देखो, पीसीआर जबरदस्त टेक्निक है, लेकिन पीसीआर की एक लिमिटेशन है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं आपको एक डीएनए सैंपल देता हूं और मैं आपको ये बोलता हूं कि एक डीएनए सैंपल है, इसका आप पीसीआर करो, और आप मुझे आके बोलते हो कि सर मैं इसका पीसीआर नहीं कर पा रहा। क्यों? एक डीएनए सेगमेंट का पीसीआर आप कब नहीं कर सकते? ऐसा तो कोई डीएनए नहीं होता जो ना टूटे। डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो कितने ही मजबूत है बेचारे। नहीं, पीसीआर में माइन्यूट से माइन्यूट डीएनए आप एम्पलीफाई कर सकते हो। ओराई साइट की जरूरत भी नहीं है। आप देखो, आप ये अब अच्छा, आप अप्रोच मतलब अच्छा सोच रहे हो, लेकिन आप कहां जरूरत है ओराई साइट की? ओराई साइट की जरूरत तो हेलिकेस को होती है कि वो पहचानती है ओराई साइट, वहां से अनवाइंड करती है। हम तो हाई टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास है। शाबाश, वेरी गुड। जिस डीएनए का पीसीआर आप करना चाहते हैं, अगर उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपको नहीं मालूम, तो आप प्राइमर ही डिजाइन नहीं कर सकते, और प्राइमर ही डिजाइन नहीं कर सकते तो एम्प्लीफिकेशन नहीं हो। मतलब नॉन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस वाले डीएनए का ही पीसीआर संभव है। अगर, इसलिए मैंने कहा जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर आपको डीएनए सीक्वेंस नहीं मालूम ना, तो इफेक्टिवली आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज आपको पता तो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस सीक्वेंस पे काट रही है, लेकिन जिस डीएनए को आप काटने जा रहे हो उसका सीक्वेंस ही नहीं मालूम, तो आपको यही नहीं पता होगा कहां कटेगा कहां नहीं कटेगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहला बेस ये है कि आपको जिस भी डीएनए पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिसको काट रहे हो, जिसको जोड़ रहे हो, जिसको एम्पलीफाई कर रहे हो, उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो होता क्या है, जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में अगर ऐसा कोई डीएनए आ गया, जैसे प्लांट जीनोम में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका डीएनए सीक्वेंस हमको पता ही नहीं है। ह्यूमन का तो पता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हो गया 2003 में,
तो आपको ह्यूमन डीएनए का तो कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मालूम है, ई कोलाई का मालूम है, बहुत सारे राइस का, वीट का, मतलब ऑलमोस्ट सबके जीनोम आपको सीक्वेंसेस मालूम है। लेकिन अगर कोई ऐसा डीएनए सीक्वेंस आपको फिर भी मिलता है जिसका सीक्वेंस आपको नहीं मालूम, और फिर भी आपको उसको क्या करना है, एम्पलीफाई करना है, तो हम एक टेक्निक यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं जिसको, RAPD। इसके नाम से आपको मालूम चल जाएगा इसका फुल फॉर्म। यहां पे वेरिएबल टर्म कहां आया? बिल्कुल, वो अलग चीजों पढ़ेंगे अपन। RAPD पॉलीमॉर्फिक डीएनए का मतलब ऐसा डीएनए जिसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं मालूम, फिर भी आप उसको पीसीआर करना चाहते हो, तो आप हिट एंड ट्रायल के मेथड पर और एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्राइमर्स डिजाइन करने की कोशिश करते हो, और जो प्राइमर जिस डीएनए पे जहां पर जाकर जुड़ गया उस डीएनए का क्या हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन। लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होगा, कैसा होगा, रैंडम, क्योंकि हमको नहीं पता प्राइमर कहां जाके जुड़ेगा। उसे कहते हैं रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो एक नोट लिख लेंगे, ये ध्यान रहेगा। फॉर अननोन डीएनए सीक्वेंसेस, for unknown DNA sequences, RAPD is used. पॉलीमॉर्फ मतलब जिसका सीक्वेंस आपको नहीं मालूम। एक पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फ मतलब वैसे शेप, बट यहां पर शेप का मतलब है पॉलीमॉर्फिक, मतलब अ डीएनए हु सीक्वेंस इज अननोन। मतलब इसको आप RAPD, वो रैपिड नाम आ गया ना इसका टर्म, इसलिए पॉली, नहीं तो वो ऐसे होना चाहिए था अननोन न्यूक्लियर, लेकिन वो यू बैठ नहीं रहा। भले ये एक्रोनिम बन गया ना एक तरह से, रैपिड। ठीक है, तो RAPD का फुल फॉर्म रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ठीक है, तो ये आपके पास पीसीआर अपन ने देख लिया। अब आखिरी टॉपिक है यहां का, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। क्या किया अपन ने जीन को, टारगेट जीन, फॉरेन जीन या डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के निकाल दिया था। निकालने के बाद उसको क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ दिया था। क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ने के बाद उसको होस्ट सेल में डाल दिया था। फिर हमने होस्ट सेल को सेलेक्ट कर लिया यूजिंग सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स एंड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब जब आपने उन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, अब उनको बड़े स्केल पे ग्रो करोगे, बड़े स्केल पे ग्रो करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको वो जीन का प्रोडक्ट मिल सके, और उस फॉरेन जीन के प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को बड़े स्तर पर अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको रिकॉम्बिनेंट सेल्स को बड़े स्तर पर कल्चर करना पड़ेगा। और उसको किन वेसल्स में हम कल्चर करते हैं, बायो रिएक्टर्स। इनका वॉल्यूम होता है 100 से 1000 लीटर। लिखो, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, इसमें लिखेंगे पहले द प्रोटीन ऑब्टेन्ड
from a foreign gene, the protein obtained from a foreign gene in a heterologous host. हेट्रोलोगस होस्ट का मतलब डिफरेंट हो, मतलब जहां से जीन निकाली किसी और में डाली, तो एनसीईआरटी में वो टर्म हेट्रोलोगस है, इसलिए इन अ हेट्रोलोगस होस्ट इज कॉल्ड इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन to produce recombinant protein on a large scale. To produce recombinant proteins on a large scale, recombinant host cells recombinant host cells are cultured using bioreactors. Are cultured using bioreactors. अब बायोरिएक्टर होते क्या है? वेसल्स हैं या यंत्र हैं जिसमें हम माइक्रोबियल सेल को ग्रो करते हैं. तो माइक्रोबियल सेल को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पीएच चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, बफर सिस्टम चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑक्सीजन. मतलब बायोरिएक्टर रिकॉम्बिनेंट सेल्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध करवाएगा, सही पीएच उपलब्ध करवाएगा, सही टेम्परेचर उपलब्ध करवाएगा, बफर उपलब्ध कराएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो बायोरिएक्टर उपलब्ध कराता है ऑक्सीजन. मतलब हर बायोरिएक्टर की डिजाइन इस तरह से होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को अवेलेबल कर पाए. तो लिख लेंगे नेक्स्ट, बायोरिएक्टर्स बैक एंड लिख लेंगे, वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर्स. Bioreactors are vessels that provide optimum oxygen nutrients, pH, temperature, buffer system, for the culture or growth of recombinant host cells. For the growth or culture of recombinant host cells. Next. Each bioreactor is designed in such a manner so as to provide optimum oxygen to the host cells. Oxygen to the host cells.
अब वो डायग्राम, दो तरह के बायोरिएक्टर्स हैं, डायग्राम आप एनसीईआरटी से देख लेना। एक है सिंपल स्टर्ड और एक है स्पार्ज। सिंपल स्टर्ड में ये इम्पेलर या शाफ्ट होती है, ये घूमती है, उससे ऑक्सीजन मिक्स होता रहता है और बराबर सेल्स को मिलता रहता है। स्पार्ज में हम क्या करते हैं, एक ओपनिंग होती है, उससे स्टराइल एयर अंदर पंप करते रहते हैं जिससे ऑक्सीजन मिलता रहेगा। तो दो तरह के बायोरिएक्टर्स हैं। मतलब हर बायोरिएक्टर की बनावट किसको सोच में रख के बनाई गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर सके। अब देखो एक चीज, एनसीईआरटी में एक पैरा है जिसमें दे रखा है कि बायोरिएक्टर्स में जब ये माइक्रोबियल सेल्स ग्रो करेंगे, ग्रो करने को कहते हैं कल्चर, और एक टर्म वहां पर लिखा हुआ है कंटिन्यूस कल्चर, कि बायोरिएक्टर्स में कौन सा सिस्टम होता है, कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम होता है। अब देखो ये क्या है, क्योंकि यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कल्चर सिस्टम होता है, कल्चर का मतलब आप समझ गए, कल्चर का मतलब होता है जब आप किसी भी होस्ट सेल को, किसी भी माइक्रोब को ग्रो करते हो एक न्यूट्रिएंट मीडियम पर, न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करने को कहते हैं कल्चर। अब ये कल्चर तीन तरह का होता है, एक होता है बैच कल्चर, एक होता है फेड बैच कल्चर, और तीसरा जो एनसीईआरटी में मेंशन है कंटिन्यूस कल्चर। और क्योंकि एनसीईआरटी में कंटिन्यूस कल्चर है इसलिए ये दोनों को मैं बता रहा हूं। बैच कल्चर है क्लोज्ड, फेड बैच है सेमी ओपन, और कंटिन्यूस कल्चर है ओपन। बहुत आसान है। देखो बैच कल्चर में हम क्या करते हैं, बैच कल्चर में शुरुआत में ही सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं और फिर सिस्टम को बंद कर देते हैं। तो कोई भी सेल कब तक ग्रो करेगा, जब तक उसको न्यूट्रिएंट खत्म नहीं हो जाते। न्यूट्रिएंट खत्म होते ही अब वो ग्रो करना बंद कर देगा। तो स्कूल्स में, छोटे लेबोरेटरीज में, रिसर्च पर्पसेस के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, बैच कल्चर, स्टडी करने के लिए, कि भी ज्यादा खर्चा भी नहीं है, एक बार सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, सिस्टम को बंद कर दिया, ग्रोथ तब तक होगी जब तक न्यूट्रिएंट यूज नहीं हो जाते। इससे बेटर सिस्टम है फेड बैच, सेमी ओपन। फेड बैच में हम क्या करते हैं, शुरुआत में न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं, फिर खत्म होने पर फिर डाल देते हैं। मतलब आप पीरियोडिक इंटरवल से नए न्यूट्रिएंट्स ऐड करते रहते हो जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाए। तो ये उससे बेटर है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतर सिस्टम है वो है कंटिन्यूस कल्चर, क्योंकि उसमें दो आउटलेट्स हैं। एक तो आप पीरियोडिकली न्यूट्रिएंट्स ऐड करते रहते हो, और यूज्ड मीडियम, वेस्ट और प्रोडक्ट को कंसिस्टेंटली रिमूव भी करते रहते हो। तो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स लगातार ऐड करते रहोगे, पुराना मीडियम और वेस्ट हटाते रहोगे, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कंटिन्यूस कल्चर। तो अब एनसीईआरटी ने दे रखा है कि कंटिन्यूस कल्चर जब आप बायोरिएक्टर्स में यूज करते हो तो हर माइक्रोबियल होस्ट सेल ज्यादा समय लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज में अपनाता है। हर माइक्रोब या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइकिल, वो जो है ग्रोथ, वो सिग्मोइड होता है। शुरुआत में वो अडेप्ट करता है लैग फेज, फिर वो मैक्सिमम ग्रो करता है लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज, फिर वो रुक जाता है स्टेशनरी फेज। तो कौन सा कल्चर सिस्टम है जिसमें सबसे ज्यादा समय माइक्रोब्स लॉग में रहेंगे, कंटिन्यूस, क्योंकि उसको निरंतर मिलता रहेगा, यूज मीडियम हटता रहेगा, तो सबसे ज्यादा समय वो लॉग या एक्सपोनेंशियल में दिखाएंगे। अब एनसीईआरटी में लाइन वो तीन दे रखी है, लेकिन उसके लिए हमको कल्चर सिस्टम तीनों पते होने चाहिए। तो पहले पॉइंट लिखेंगे, फिर ये टाइप सिस्टम लिखा। In these bioreactors, continuous culture system is used. Continuous culture system is used so that continuous culture system is used so that microbial host cells
spend most of their time in the log या exponential phase, so that the microbial host cells spend most of their time in log or exponential phase. फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कल्चर सिस्टम. टाइप्स ऑफ कल्चर सिस्टम. पहला बैच सिस्टम. बैच या क्लोज सिस्टम. इसमें लिख लेंगे द न्यूट्रिएंट्स आर एडेड and the system is closed. And the system is closed. ठीक है. Next, fed batch. Fed batch semi open. इसमें नहीं. The nutrients are periodically added. Nutrients are periodically added, but the use medium is not removed. Is not removed. ठीक है. और तीसरा आ जाएंगे कंटिन्यूस कल्चर, ओपन सिस्टम. The nutrients are periodically added, and the use medium is periodically removed. Periodically removed. ठीक है भाई. तो ये कंटिन्यूस कल्चर हमारे पास हो गया. फिर फाइनली डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. ठीक है. अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या है, आपने बायो रिएक्टर में किसको ग्रो कर दिया, माइक्रोबियल सेल्स को बड़े स्तर पर ग्रो कर दिया. अब क्या होगा, ग्रो करने के बाद उससे प्रोटीन निकालना पड़ेगा. तो आप सबसे पहले प्रोटीन को निकालोगे, आइसोलेट करोगे, उसके बाद उसको प्यूरिफाई करोगे क्योंकि और भी सारे प्रोटीन्स होंगे. तो आइसोलेट करोगे, प्यूरिफाई करोगे, फिर उसमें
प्रेजर्वेशंस कुछ ऐड करोगे, क्लिनिकली टेस्ट करोगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसकी क्वालिटी टेस्ट करोगे। ये सारे स्टेप्स किस में शामिल होते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो आपने प्रोटीन को क्या किया? आइसोलेट करने के बाद क्या किया? प्यूरिफिकेशन। फिर आपने इसमें कुछ फॉर्मुलेशंस किए ताकि इसको प्रिजर्व कर सके। फिर आपने फॉर्मुलेशंस किसके लिए? प्रिजर्व करने के लिए। फिर आपने इसको क्या किया? क्लिनिकली टेस्ट किया, और फाइनली कमर्शियली यूज किया, यानी क्वालिटी टेस्ट किया। ये आप सब किस में इंक्लूड करते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो लिख लेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। The steps which include the isolation of recombinant protein, steps which include the isolation of recombinant protein, comma, its purification, comma, formulations या preservation, and clinical and quality testing, all constitute under downstream processing. Clinical and quality testing all constitute under downstream processing. अंडर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है भाई, तो ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स वाला सिस्टम था हमारे पास। ये डाउनस्ट्रीम हमने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना लिया और उसको प्यूरिफाई आइसोलेट कर लिया। ठीक है, अब इसमें देखो, मतलब ये तो हो गया, मतलब हेडिंग तो डाल देंगे आप लोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब फिर इंट्रोडक्शन देखते हैं। कौन सा? अब यार डायग्राम, मतलब डिज़ाइन अपन ने लिख लिया, अब इसमें बना लो। मतलब दो डायग्राम पे सवाल है, सिंपल स्टर्ड है और स्पार्ज्ड है, डायग्राम है। बाकी अपन ने डिज़ाइन तो देख ली, किस बेसिस पे डिपेंड करती है? ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, बस। हाँ, एप्लीकेशन कंप्लीट होगा, एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद आखिरी मतलब फिर अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। जब पढ़ा ही नहीं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो क्यों आएगा? बोलने याद है, मैंने बोल तो दिया था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स ही डालना है। हाँ, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं डालेंगे। ओह, किधर उधर हो जाते हैं रोज, इधर उधर फिर पकड़ते हो आप। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में हम लोग सबसे पहले, मतलब एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं जीएमओ। जीएमओ का फुल फॉर्म तो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। मेरे को सिर्फ पहले ये बताना है कि ये जीएमओ और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है? जीएमओ, हाँ, तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? एक ही है। हाँ,
हमारी जो टारगेट जीन है उससे कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, और ट्रांसजेनिक में वो बेनिफिशियल हो या नहीं हो वो डिपेंड नहीं करता। अच्छा, मतलब ट्रांसजेनिक कैन बी और कैन नॉट बी यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ऐसा? तो फिर उसको बायोटेक में क्यों पढ़ रहे हैं? बिना ह्यूमन वेलफेयर के लिए कोई ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं बनाया गया आज तक। ऐसी शौक के लिए कोई ट्रांसजेनिक नहीं बना था। लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ शौक पे ट्रांसजेनिक में नहीं खर्च होते। तो जीएमओ हो या ट्रांसजेनिक हो, ऑब्जेक्टिव तो ह्यूमन वेलफेयर रहेगा ही रहेगा। और इसमें बताओ बताओ, समझा नहीं, अर्थात हाँ हाँ सुन रहा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, अभी बताओ। हाँ, जीएमओ में। हाँ पृथ्वी जी। ए की करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग बड़े सही जवाब दे रहे हो, सब कोशिश कर रहे हो अपने अपने assumptions यार, इसमें क्या है बीच में। एक्स्ट्रा फीचर एक्सप्रेस करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड में, सेम ही होता है लेकिन थोड़ा बेटर होता है। हाँ अर्थात अनुवादन नहीं करना, भावार्थ बताना है। इससे ये मालूम चला आपको? आप समझ रहे हो, हर ट्रांसजेनिक जीएमओ है, परंतु हर जीएमओ ट्रांसजेनिक नहीं है।
इस हिसाब से तो ट्रांसजेनिक जीएमओ नहीं हुए, जो अभी आपने बोला उस हिसाब से तो ट्रांसजेनिक शुड नॉट बी अ जीएमओ। वापस पढ़ो, एवरी ट्रांसजेनिक इज अ जीएमओ लिखा है मैंने पहला, एवरी जीएमओ इज नॉट अ ट्रांसजेनिक। लिखा तो बढ़िया ही है। गुड, मतलब आपने ऐसे सोचा, बहुत बेहतरीन, बेहतरीन सोचा इन्होंने। और थोड़ा सा पृथ्वी जी, थोड़ा सा ऐसे प्रकाश ज्यादा डालो ना थोड़ा। हाँ, वही हुआ ना, तो मैंने क्या लिखा है पहला स्टेटमेंट, वही हुआ ना, एवरी ट्रांसजेनिक इज ए जीएमओ, वही हुआ ना। लेकिन एवरी जीएमओ इज नॉट अ ट्रांसजेनिक, वो नहीं हुआ, वही हुआ एक, और एक वही नहीं हुआ। तो यही तो बताना है, वही वही क्यों हुआ और वही वही क्यों नहीं हुआ। हाँ, तो नहीं नहीं नहीं, आप पहुंच रहे हैं उस तक, एक मिनट। हाँ, खुद का डी, हाँ ठीक है, फिर हाँ, तो अब मुझे ये बता दो कि ये एवरी जीएमओ इज नॉट अ ट्रांसजेनिक, फिर ये कैसे संभव हुआ। हाँ, जीएमओ में बाहर से जीन नहीं डाल रहे, जीएमओ में अगर बाहर से जीन नहीं डाल रहे तो ट्रांसजेनिक जीएमओ कैसे हो गया। हाँ, एवरी जीन इज अ डीएनए, बट एवरी डीएनए इज नॉट अ जीन। हाँ, ये तो लाइन कहीं नहीं मिलती है, मैं ही बनाता हूं। यार मेरे को एक चीज देखो, अब सुन लो, जीएमओ का मतलब है ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई हो। जाता, अब मैं बोल लूं, मैंने आपको ऐसे पर्याप्त समय दिया, पर्याप्त समय आपको प्राप्त था अपने अपने ऐसे जिज्ञासाएं, अपने अपने क्या विचार प्रकट करने हेतु। तो अब मैं ये चाहूंगा कि आप मुझे भी थोड़ा समय दें उस पर थोड़ा प्रकाश डालने का। आपको जोक्स इंप्रूव करने की आवश्यकता है, थोड़ा ह्यूमर का स्तर बढ़ाओ ना यार। अच्छा, ह्यूमर की भूख रहती है हमेशा। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई हो वो जीएमओ है। मतलब जिस ऑर्गेनिज्म का डीएनए आपने चेंज किया वो भी जीएमओ है, जिसमें डीएनए आपने नया डाला वो भी जीएमओ है, जिसका डीएनए आपने हटा दिया वो भी जीएमओ है। नया डीएनए डाल रहे हो, पुराना डीएनए हटा रहे हो, डीएनए चेंज कर रहे हो, अगर उसके डीएनए के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है तो वो जीएमओ है। ठीक, तो अगर मैंने किसी ऑर्गेनिज्म में नया डीएनए डाला तो वो जीएमओ है। उसके डीएनए को मैंने म्यूटेट किया, चेंज किया, मॉडिफाई किया, वो जीएमओ है।
उसके डीएनए के सेगमेंट को निकालकर बाहर फेंक दिया तो जीएमओ है। एक तो ये। अब ट्रांसजेनिक में एक टर्म आता है ट्रांसजीन। ट्रांसजीन का मतलब फॉरेन जीन, और जिस भी ऑर्गेनिज्म में वो फॉरेन जीन इंसर्टेड है, जिस भी ऑर्गेनिज्म में वो फॉरेन जीन डाली गई है, वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब इसको अपन एक फ्लो चार्ट से बनाते हैं। अब देखो चीजों में मजा देखो। मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म, देखना अब इसको, ये आज नई चीज है। एक ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यू डीएनए या न्यू जीन इंसर्टेड है, जिसका जीनोम या डीएनए ऑल्टर्ड है, मॉडिफाइड है, चेंज्ड है, म्यूटेटेड है, जिसमें अ सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज बीन रिमूव्ड। जोड़ा ये सही, ये पूरा का पूरा बक्सा इज योर जीएमओ। सही, लेकिन इसमें से केवल ये छोटा बक्सा तो हर ट्रांसजेनिक जीएमओ है, लेकिन हर जीएमओ ट्रांसजेनिक नहीं। जिसके डीएनए के साथ, जिसको डीएनए ऑल्टर किया गया है, जिसका डीएनए मॉडिफाई किया गया है, जिसका डीएनए चेंज किया गया है, जिसका डीएनए म्यूटेट किया गया है, वो जीएमओ तो है लेकिन ट्रांसजेनिक नहीं है। जिसमें एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को हटा दिया गया है, वो जीएमओ तो है लेकिन ट्रांसजेनिक नहीं है। ट्रांसजेनिक का स्ट्रिक्ट मतलब ट्रांसजेनिक इज अ टाइप ऑफ जीएमओ। अगर हर ट्रांसजेनिक जीएमओ है तो ट्रांसजेनिक इज अ टाइप ऑफ जीएमओ, एक ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जिसमें एक फॉरेन जीन को उस ऑर्गेनिज्म में डाला गया है। क्लियर? पक्का? तो वो स्टेटमेंट समझ आ गया? हाँ, अच्छा, तो मतलब लिखेंगे नहीं, बहुत है आज। मतलब ये जीएमओ हेडिंग डाल दो। genetically modified organisms whose DNA has been altered, manipulated or modified. Organisms whose DNA has been altered, manipulated or modified are called GMOs. बहुत है। फिर अब कौन सी वाली? लास्ट वाली। ये लिख लो, है ट्रांसजेनिक भी यार, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एनी फॉरेन जीन इज कॉल्ड ट्रांसजीन। एनी फॉरेन जीन इज कॉल्ड अ ट्रांसजीन। Any foreign gene is called a transgene, and organisms incorporating that transgene are called transgenic organisms.
and organisms incorporating that transgene are called transgenic organisms. ये नोट डाल सकते हो. ये तो लिख लो. लिख लिया. लास्ट वाली ना, वो फिर मैं लास्ट चला ही रहा हूं उसके बाद वो. आगे कर दूं लास्ट वाला, वैसे ही बना लो. चलो ठीक है, चलो.